हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बस उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स होना चाहिए और वो फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के जिन स्टूडेंट्स के पास में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आप सभी के लिए बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आप सभी के स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन ये है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश शासन, दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल हो सकता है, कि शासन स्थापित होने को आप क्या समझते हैं या किस तरीके से इनका शासन स्थापित हुआ। आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है या फिर बंगाल में जो ब्रिटिश शासन है वो किस तरीके से स्थापित हुआ और सिराजुद्दीन दौला के प्लासी के युद्ध में जाने के क्या कारण थे। या फिर क्वेश्चन घुमा के भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दीन दौला के बीच में प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसके क्या कारण थे। या फिर आपसे सिंपली वे में पूछ सकता है कि भाई प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, वर्णन करें। तो नाउ यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल वाइज बात करेंगे और बाकी ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द से जल्द आता रहेगा और ये रोज ही आप लोगों को सीरीज मिलेगी। आपके एग्जाम से पहले आप सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की वीडियो मैं आप सभी को अपलोड कर दूंगा। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर बुक इंग्लिश मीडियम में ही है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप सभी के लिए हाजिर है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो बंगाल पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश शासन जो है वो किस तरीके से स्थापित हुआ, सबसे पहले हम ये बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो हमारा प्लासी का युद्ध है वो होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लासी और बक्सर ये दो युद्ध थे। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है, वैसे मैं इसके बारे में प्लासी के युद्ध के बारे में डिटेल से बात करूंगा, पर आपको याद रखना है 1757 और 1764 ये दो युद्धों की डेट है, एक बक्सर का युद्ध और एक प्लासी का युद्ध। इन दोनों युद्धों की बात करें तो भारतीय इतिहास में इनका नाम बहुत ही प्रमुख माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध ने एक ऐसी निर्णायक भूमिका निभाई थी जिसके परिणाम से, जिसकी वजह से जो बंगाल है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर मैं कहूँ तो ब्रिटिश शासन की नींव डल गई थी। ये पहले बंगाली क्षेत्र थे जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा किया था या अंग्रेजों ने अपना सबसे पहले कब्जा किया था। तो प्लासी का युद्ध में जो है सिराजुद्दीन दौला की हार हुई थी, जिसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकारी जो है उनकी जीत हुई। और बक्सर के युद्ध के बारे में हम की भी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। कैसे नए अध्याय का आरंभ हुआ, हम देख सकते हैं कि इससे पहले भारत में सिर्फ और सिर्फ या तो मुस्लिम शासन हमें देखने को मिलता था या फिर हमें हिंदू शासन देखने को मिलता था, परंतु ये फर्स्ट टाइम था कि भाई बंगाल या उत्तर भारत में, हम कहें नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी ज़्यादा पकड़ मजबूत हो गई थी जिसकी वजह से बंगाल जो है उनके पूरे के पूरे कंट्रोल में चला जाता है। तो हम वहाँ पर सबसे पहले आप सभी को वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन समझना है। तो प्लासी का अगर हम बात करें प्लासी की विजय की, तो प्लासी पे जैसे ही विजय होता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही प्लासी का जो युद्ध जीतती है, वैसे ही बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो गया था और उनके सामने एक मार्ग भी खुल गया था या प्रस्तुत हो गया था, मैं ये भी कह सकता हूँ। इसके अलावा अंत में संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश शासन धीरे धीरे अधीन हो जाता है। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। वो दो राजाओं को, एक दूसरे के जो पड़ोसी थे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, और जब दोनों के बीच में युद्ध हो जाता था तो जीतने वाले राजा जो होते थे वो भी कमज़ोर पड़ जाते थे और वो ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाते थे और जीतने वाले राजाओं पे अपना धौंस जमाकर उनसे अपनी शर्तें मनवा लेते थे। तो वो हमें आपस में लड़वाकर अपना फ़ायदा करते थे। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और बाकी कुछ हमारे राजाओं की भी कमियाँ थी जो इतनी सी आसान सी चीज़ को वो समझ नहीं पाए। इसके अलावा अयोग्य उत्तराधिकारी थे, आप ये भी कह सकते हो। तो हम बात करते हैं अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित होने का कार्य सर्वप्रथम बंगाल में ही आरंभ हुआ। सबसे तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि मुगल पूरे काल में जो बंगाल प्रांत था, बंगाल एक जगह थी, वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आने से पहले
मुगल जो सम्राट होते थे उनके नियंत्रण में ही थे। यानी आप सभी को याद रखना है, जब तक औरंगजेब शासन पे थे तब तक बंगाल पर नियंत्रण ठीक ठाक था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो मुगल है उनका कमज़ोर धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और मुगलों के कमज़ोर होने की वजह से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित करना स्टार्ट कर दिए, जहाँ पर मुगल सूबेदारों के संरक्षण में शासन होता था। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पूरा का पूरा प्रांत हुआ करता था बंगाल, और इस प्रांत के ऊपर क्या है कि भाई मुगल राजा जो भी होते थे वो अपना कोई ना कोई सूबेदार या कोई ना कोई सामंत भेजते थे। वो सामंत युद्ध के समय में मुगल राजाओं को अपनी सेना दिया करता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो भी राजा हुआ करते थे उन राजा को सालाना कुछ ना कुछ कर अपनी तरफ से मुगल दरबार में भेजना पड़ता था। इसके अलावा जब भी मुगल दरबार में कोई भी प्रोग्राम होता था, शाही चीज़ें होती थी, तो उस समय भी उन्हें अपनी तरफ से भेंट या बख्शीश कुछ भी देनी पड़ती थी। इसके अलावा अब यहाँ पर हम उस समय के शासकों के बारे में बात करेंगे। तो मुर्शिद कुली खां जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय बंगाल के यही सूबेदार थे, और आपको ध्यान रखना उनकी ईमानदारी के कारण इस काल में बंगाल में बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही थी। बंगाल बहुत ही अच्छा अपना आगे बढ़ रहा था, तथा हम ये भी देखते हैं कि व्यापार अच्छा होने के कारण जो है बंगाल जो है मुगल साम्राज्य की समृद्धि का कारण भी बना रहा था, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स आता था। आज भी अगर हम देखें कलकत्ता पोर्ट, कलकत्ता का जो बंदरगाह है वहाँ से बहुत ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसके अलावा 30 जून 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में उनका जो दामाद होता है जिनका नाम था सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, उन्होंने बंगाल की और उड़ीसा की पूरी शासन व्यवस्था जो है इन्होंने ही संभाली थी। इसके बाद में आगे चल के हम देखेंगे कि सरफराज खां ये शासक बनते हैं। तो सरफराज खां कैसे शासक बनते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सरफराज खां की मृत्यु आगे चल के होती है कब, तो ही आप देखोगे कब इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु 1727 में हुई। सिर्फ 12 साल तक इनका दोनों का नियंत्रण रहा। इसके बाद में अगला शासक जो है वो सुजाउद्दीन जो है उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद में सरफराज खां जो है वो शासक में आते हैं। उनका पुत्र था कौन? सरफराज खां। ध्यान रखना है किसका पुत्र था? सुजाउद्दीन का। ठीक है, सुजाउद्दीन दौला। इसके साथ साथ जो अलाउद्दीन, देखो नाम थोड़े से अलग अलग आएंगे तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे अलाउद्दीन दौला हैदरगंज की उपाधि भी प्राप्त थी। बंगाल और जो बिहार के, जो उड़ीसा के जो शासक थे वो वहाँ पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था, लेकिन आगे चल के जो है अलीवर्दी है ना, अलीवर्दी का ये अगले शासक बनते हैं। और 1739 में बिहार के जो निज़ाम है अलीवर्दी, उन्होंने एक तरीके से जो वहाँ के सरफराज खान थे उनको एक युद्ध में हरा दिया था। ध्यान रखना आपको, जिरिया का युद्ध था, ये नाम याद रखना है आपको, जिरिया का युद्ध। इसके बाद में वहाँ पर एक नए शासक आते हैं जिनका नाम है, कौन सा नाम है? अलीवर्दी। अलीवर्दी कैसे आए? जो सरफराज खां है वो किनके पुत्र हैं? अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले सुजाऊ, आपको याद रखना है सुजाऊ दौला का जो पुत्र था वो कौन बना? आपको ध्यान रखना है, उसका नाम था सरफराज खां। और सरफराज खां को हराया था, इसको हराया था, किसने हराया था? अलीवर्दी ने इसने हराया था। वो जरिया के युद्ध में जीत जाते हैं और बंगाल के सूबेदार बन जाते हैं। अलीवर्दी भी एक योग्य शासक था, आपको ध्यान रखना है। उसके काल में मराठाओं ने बंगाल पर छापे मारने प्रारंभ कर दिए थे, और जिससे मुक्ति होने के लिए अलीवर्दी ने मराठाओं से संधि कर ली। आपको पता है मराठा एक प्रमुख भारत की शक्ति थी, और इन्होंने क्या किया था? बंगाल पे छापे मारने का मतलब है बंगाल पे हमला करते थे और वहाँ से कुछ ना कुछ सामान लूट के ले आते थे। अब ऐसे ही कन्फ्लिक्ट ना हो दोनों के बीच में, इसीलिए मराठाओं से इन्होंने संधि कर ली। ठीक है, और संधि के रूप में इन्होंने क्या किया कि 12 लाख रुपए उड़ीसा प्रांत के जो मराठा है वो चौसा के रूप में, टैक्स के रूप में उन्हें देंगे। इसके बाद में उनका राज्य जो है वो धीरे धीरे सुरक्षित हो गया। उसके बाद में जो मराठाओं ने उन पे हमले करने बंद कर दिए। इसके बाद में आगे अब हम बात करेंगे सिराजुद्दीन दौला जी हैं, वो कैसे शासन में आते हैं, कैसे शासन में नहीं आते। अलीवर्दी खां जो है उनका कोई पुत्र ना था, और उन्होंने कोई भी अपनी छोटी पुत्री के पुत्र को जो है, छोटी पुत्री का जो पुत्र था उसका नाम याद रखना है मिराजुद्दीन दौला, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और उत्तराधिकारी जो है उन्होंने जैसे घोषित किया, 25 वर्ष की आयु में वो एक नवयुवक ही थे। ठीक है, और उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था शासन करने का, और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा विलासी भी थे, और उनके सामने बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी आई थी। ठीक है, आगे चल के हम याद रखेंगे
शफाल अहमद खां, उनके अनुसार सिराजुद्दीन दौला जो है वो एक दूरदर्शी नहीं था। जैसे राजा अपनी नीति को समझ जाते हैं या फिर किस तरीके की किन देशों से हमें संबंध रखने चाहिए, ऐसी नीति बनाने वाले राजा जो होते हैं वही हमेशा सफल होते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है, मिराजुद्दीन दौला जो है और ये सिराजुद्दीन दौला ये अलग अलग नाम नहीं है। इसी वजह से आगे चलकर उनके जो अली वारदी के जो लाड़ प्यार ने उन्हें बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। जब वो गद्दी पे भी बैठे तो उनका कोई सुधार नहीं आया और वह एक तरीके से कायर थे, झूठा था और अच्छी तरीके से वो शासन नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनके पूर्वजों के उनके कोई गुण नहीं थे। और धीरे धीरे क्या है कि भाई बंगाल से जो मुगल है उन सल्तनत की या फिर इन लोगों की भी जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और अंग्रेज़ों ने अपने क्या करी, कुटिल चाल या फिर मैं कह सकता हूँ कूटनीति चली। अंग्रेजों ने अपनी जो कूटनीति चली जिसके तहत पहले उन्होंने दक्षिण के राजाओं को धीरे धीरे, दक्षिण के नवाबों को हराया और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो आगे चल के बंगाल को भी हरा देते हैं। सिराजुद्दीन दौला और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का क्या कारण था? क्या कारण था कि अंग्रेज ने बंगाल पर नियंत्रण अपना स्थापित किया? तो ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से भी बनता है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है प्लासी के युद्ध के कारण। वैसे तो मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, ये फर्स्ट वीडियो। सो नाउ यहाँ पर देखेंगे अली वारदी खां की जैसी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद में चेतावनी दे दी गई थी। सिराजुद्दीन दौला वो उसको भूला नहीं था इस चेतावनी को। चेतावनी किसके थ्रू दी गई थी? ये चेतावनी दी गई थी अंग्रेजों के थ्रू। ठीक है, क्यों चेतावनी दी गई थी? क्योंकि बंगाल पर नियंत्रण करना चाहते थे और नियंत्रण करना चाहते थे जिसके लिए पहले तो उन्होंने सिराजुद्दीन दौला को बहुत ज़्यादा लालच दिया। अली वारदी खां की मृत्यु हुई उसके बाद में सिराजुद्दीन दौला को चेतावनी दे दी गई थी उनके जो भी मंत्रीगण वगैरह थे कि हमें शासन जो है वो नियंत्रण अच्छे से स्थापित करना होगा इस समय, है ना। क्योंकि बंगाल में व्यापार जो है बहुत ज़्यादा होता था और यूरोपीय जितनी भी शक्ति थी, चाहे हम फ्रांसीसी की बात करें, डच की बात करें या फिर ब्रिटिश की बात करें, उन सभी की बंगाल पर नज़र थी। वो बंगाल पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेगा। सिराजुद्दीन दौला जो है वो सबसे अधिक अच्छे संबंध अंग्रेजों से उन्होंने स्थापित किए। उन्होंने स्थापित इसलिए किए, सिराजुद्दीन दौला सोचते थे कि अंग्रेज ज़्यादा व्यापार करेंगे तो हमें ज़्यादा टैक्स मिलेगा, परंतु अंग्रेजों ने धीरे धीरे उन्हें अपनी जो है चंगुल में उन्हें फंसा लिया। अंग्रेजों का षड्यंत्र रहा, वो बंगाल पे अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति और नवाब की शक्ति से आशंकित हो उठे। देखो सबसे पहली बात क्या है कि अंग्रेजों ने अपनी जो शक्ति है उसको अत्यधिक वृद्धि कर ली, या हम ये कह सकते हैं अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को अत्यधिक बढ़ा दिया। और धीरे धीरे हमारे भी जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया। अंग्रेज एक तरफ से अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और हमारे राजा भी उन पे क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। और यही कारण थी कि कंपनी जो है वो धीरे धीरे क्रूर होती गई नवाबों के प्रति। उन्होंने क्या किया कि नवाबों से प्रजा होने के नाते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मान प्रस्तुत करना, जैसे कोई भी राजा के दरबार में सम्मान आता है, ये सम्मान करते हैं हम, तो सम्मान करना बिल्कुल ही इन्होंने इनकार कर दिया था। अंग्रेज इतना ज़्यादा इनकी इज्जत नहीं करते थे, आप ये भी कह सकते हो। अंग्रेजों ने उनके राज्याभिषेक के समय में भी कोई भेंट नहीं भेजी थी। और इससे हमें दिखता है कि अंग्रेज धीरे धीरे किस तरीके से जो बंगाल के नवाब हैं या बंगाल के जो राजा हैं उनसे एकदम से डरना बंद कर दिया था उन्होंने, या फिर उनको इस बात का भय नहीं था कि भैया हम जो व्यापारी हैं तो हमें व्यापार करना है, तो राजा ने इनकार कर दिया व्यापार नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, उनको इस बात का डर ही नहीं था। तो हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे दोनों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में भी और सिराजुद्दीन दौला के बीच में भी व्यक्तिगत ईर्ष्या, यानी जो एक दूसरे की संबंध खराब है वो होने स्टार्ट हो गए थे। और साथ ही साथ ये भी देखें कि अंग्रेजों ने कई ऐसे काम किए जैसे उन्होंने हिंदुओं के साथ में मिलकर मुस्लिम शासन के विरुद्ध में जो है षड्यंत्र है वो रचने स्थापित कर दिए थे और कलकत्ता के नवाबों के जो भी शत्रु थे उनसे अपना दोस्ताना बिहेवियर बनाना शुरू कर दिया था। तो अंग्रेजों की कई नीतियाँ थी जिससे अंग्रेज बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, चाहे वो हिंदू राजाओं या हिंदू लोगों से अपने गुप्त संधियाँ करना, पड़ोसी राज्यों से जो कि बंगाल को जीतना चाहते हैं उनसे संधि करना, या फिर तीसरी बात करें हम राजाओं का सम्मान ना करना। इन सब कारणों की वजह से हम देखते हैं कि भाई अंग्रेजों के और उनके संबंध धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है व्यापारिक सुविधा का दुरुपयोग। भाई नवाबों ने अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधा दी गई थी। आपको मैंने बताया कि सिराजुद्दीन दौला के शासन के टाइम पे इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ों को छूट मिली थी कि किसी भी काल में इतनी छूट नहीं मिली थी। और व्यापार में अगर आप देखेंगे तो जो फारूकी सियार इन्होंने क्या किया था, बिना चुंगी के व्यापार करने की सुविधा दे दी। अब आप बोलोगे बिना चुंगी क्या होता है? टोल टैक्स के बगैर ही व्यापार। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उस जगह पर आपको व्यापार करने के लिए टैक्स देना नहीं पड़ेगा, परंतु कंपनी के कर्मचारियों ने इसे अपना व्यक्तिगत व्यापार के लिए लाभ उठाने लगे। अब भाई कंपनी के जो लोग थे वो अपना व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे, अपनी कंपनी का भी व्यापार, उनको फ़ायदा मिलने लगा। और साथ ही साथ दस्तक जो प्रथा थी, दास प्रथा जो थी,
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मजदूर थे वो दासी काम करते थे वहाँ पर, और दास काम करने की वजह से क्या है कि दास उनके यहाँ पर जब तक कार्य करते थे जब तक दास है, और इस वजह से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को कलेक्ट नहीं होता था। अगला है किलेबंदी का प्रश्न। तो किलेबंदी आप सभी को पता है, अंग्रेजों ने अपनी ज़्यादातर चीज़ों में किलेबंदी की है। तो भाई नवाबों ने अंग्रेजों को, सबसे पहली बात तो जो किलेबंदी अंग्रेज कर रहे थे अपने आवासों के पास में, तो अंग्रेजों को किलेबंदी करने से उन्होंने बस्तियों के बगल में जो किलेबंदी कर रहे थे अपने चारों तरफ, उन्हें रोका ही नहीं। क्यों नहीं रोका उन्होंने? क्योंकि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों द्वारा की जा रही किलेबंदी को रोकने की आज्ञा दे दी थी, परंतु अंग्रेजों ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। अब सारांश में, अब आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया पहले तुम्हें बता देता हूँ। अंग्रेज केवल दस्तकों के संबंध में अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रहे थे, अपितु अपने अधिकारों में यूरोपीय प्रतिबंधियों का भय भी था। इन्होंने कहा था कि ये हम जो किलेबंदी कर रहे हैं हम बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, क्योंकि फ्रांसीसी हम पे आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है, इसलिए अंग्रेजों ने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। और फ्रांसीसी ने भी यही बात कह दी कि हमें भी अंग्रेजों से खतरा है, इसीलिए हमने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे हर एक तरीके की हम देखते हैं इसके अंदर घटनाएं घटती, किलेबंदी कर दी गई, और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि नवाब ने अंग्रेजों को इतना ज़्यादा प्रेरित कर दिया हमला करने के लिए कि दोनों के संबंध इतने ज़्यादा खराब हो गए, क्योंकि राजा की कोई सम्मान ही नहीं होता था, राजा की आदेशों का पालन ही नहीं होता था। इस वजह से अगर हम देखें तो उनके संबंध आपस में बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं और इनके बीच में आपस में युद्ध होने लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब भाई बंगाल और अंग्रेज़ों के बीच में क्या है कि भाई युद्ध धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, और इस युद्ध के अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और बंगाल का प्रतिनिधित्व जो है वो सिराजुद्दीन दौला कर रहे थे। तो बंगाल का जो है प्रतिनिधित्व सिराजुद्दीन दौला कर रहे थे, तो इसके अंदर आपको याद रखना है सिराजुद्दीन दौला की हार हुई थी, और साथ ही साथ जो है रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत गए थे। अगला है, हम इसके अंदर बात करेंगे कौन कौन सी इस पूरे के पूरे प्लासी के युद्ध में महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लासी का युद्ध आपको मैं कह रहा हूँ 110% आपको करके जाना है, आप सभी के एग्जाम में पक्का इससे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें कुछ राजाओं का जो इंट्रो था वो आप लोगों को देखना है, लेकिन नाम थोड़े से अजीब अजीब से थे, तो आप लोगों को नाम भी याद रखना है। लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, अभी से ही करोगे तो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमें इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, वो हमें शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए हमारे दूसरे अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, जहाँ पर आप जाकर वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को लगातार वीडियोस मिलती रहे, तो भैया आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।